हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आपका क्लासेज जो मॉर्निंग में चलता है 8 बजे सुबह वो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग चैनल पे लाइव आकर अपना अटेंडेंस लगा ले। वीडियो को सभी लोग लाइक करके एंड वीडियो को शेयर कर दें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेज, यानी गैस का आचरण का न्यूमेरिकल तथा एमसीक्यू। जितने भी इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनते हैं और एमसीक्यू बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके आने वाला एग्जाम, वो चीज आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो पहले वाला क्लासेस था, आज का क्लासेस जो है वो 106, क्लास नंबर कौन सा है? 106 है। इससे पहले 105 नंबर क्लासेज बिहेवियर ऑफ गैसेस का फुल थ्योरी चला था। तो वो क्लासेज आपको कंप्लीट करके आना था, ऐसा होमवर्क दिया गया था। बीच में संडे के कारण वो क्लासेज नहीं हुआ। सैटरडे को जो क्लासेज चला था बिहेवियर ऑफ गैसेस का थ्योरी का चला था, संडे को क्लासेज नहीं हुआ, और मंडे को क्लासेज राहुल सर लिए थे रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, तो आज का क्लासेज में हम लोग देखेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेज यानी गैस का आचरण का। यानी 2 दिन आपके पास टाइम मिल गया था, संडे और मंडे। ठीक है, संडे और मंडे 2 दिन आपके पास टाइम मिला। तो वो 2 दिन में आप लोग बिहेवियर ऑफ गैस यानी गैस का आचरण का फुल थ्योरी कंप्लीट करके आए हैं ना? सभी लोग कमेंट में यस और नो जवाब देंगे। ठीक है, जो बच्चा फुल थ्योरी कंप्लीट करके आया है वही आज का क्लास करेगा, और आज का क्लास है जो उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीका से समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिएगा, जो थ्योरी मैं आपको बोला था पढ़ कर आना है, वो थ्योरी आप एक बार स्क्रीन पे ओवरव्यू देख लें। और सभी बच्चे कंप्लीट करके आए हैं ना जी? सभी बच्चे से यस सर आना चाहिए। ठीक है, पेड वाले बच्चे तो उनको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि उनको पीडीएफ दे दिया जाता है यार। आपके पास 2 दिन पहले से पीडीएफ पड़ा हुआ है। मैं बोला था पिछली क्लास में आपको थ्योरी करवाया था, थ्योरी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2020 के लिए, वो सब क्वेश्चन भी करवाया था। और आपको होमवर्क दिया गया था कि ये क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाना है और सारा नोट्स को कंप्लीट करके आना है नेक्स्ट क्लासेज में। तो सभी बच्चे कंप्लीट करके आए हैं ना? अपने आप से होनेस्टी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ये ऑनलाइन क्लासेज है, तो यहाँ टीचर आपको देख नहीं सकते हैं, वर्चुअली रूप में ना हम लोग कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो आपको अपने आप से होनेस्टी दिखाना है यार, और ईमानदारी दिखा दीजिएगा तो आप कॉलेज पहुंच जाइएगा, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा ब्रांच, मनचाहा ब्रांच जिसको बोलते हैं, मनचाहा कॉलेज बोलते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, और जो पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देना चाहता हूं, उसके बाद अपना सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, सभी लोग जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं ऑलरेडी, ये कोर्स में जो सिलेक्शन कोर्स चल रहा है स्टडी इंडिया अड्डा का, उसमें लगभग 170 प्लस स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। लगभग पहला बैच फुल हो चुका है, दूसरा बैच में भी एडमिशन हो रहा है, और दूसरा बैच भी फुल हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, जितना जल्द एडमिशन करवाकर आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लासेस चलेगा, उसका पीडीएफ वगैरह आपको मटेरियल जो आपको जो दिया जाएगा वो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन बैंक, यानी कहा जाए ना, फुल प्रिपरेशन करने का मटेरियल आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और क्लासेस तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो चल रहा है वो क्लासेस भी चलेगा। देख सकते हैं जो शेड्यूल है पेड वाले के लिए ये है, और ये मात्र 399 में आपको दिया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, 399 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, जस्ट हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही चीज बाहर का क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज में परचेज करोगे पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स, तो आपको फुल कोर्स का 5,000 रुपया लिया जाता है यार। 5,000 से 6,000 तक रुपया डिमांड करते हैं, और मात्र 400 यानी 399 रुपया में आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। इधर हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं, आपको लगे अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए, चैनल पे जो स्टडी करवाया जा रहा है वो स्टडी करके देखिए। अगर लगे कि हाँ मुझे बेनिफिट पहुंचाएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये स्क्रीनशॉट पे आपको कॉल करना है, कॉलिंग नंबर जो है इस नंबर पे कॉल करना है, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट प्रोसेस बता देना चाहता हूं। किसी भी आपके पास नजदीक बैंक है, मिनी बैंक है जिसे कस्टमर सर्विस फाइंड कहते हैं, आपके पास पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी तरीका का ऑनलाइन जो मनी को ट्रांसफर करता है वो माध्यम है, साधन है,
तो आपको इस अकाउंट नंबर पे 399 रुपीज ट्रांसफर करना है और वो जो पेमेंट सक्सेसफुल होता है वो स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आपको सेंड करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, आपका नंबर, आपका जिला, उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पे बच्चे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब भी डाउट होता है तो वो क्वेश्चन को उस ग्रुप में डालते हैं, अगर बच्चे से नहीं बनते हैं तो फिर वहां पे टीचर सोल्व करते हैं। तो मात्र 399 में ये फायदा आपको दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग अब देखिएगा, हम लोग सेशन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, आज का जो क्लासेज है उसको हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा यार, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी कोई चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। और कहीं भी आप क्लासेज कर रहे हैं ना, आप क्लासेज कहीं भी कर रहे हैं, कोई भी ऑफलाइन क्लासेज आप देख लेना, उससे तो बेटर ही क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, थ्योरी भी बहुत धांसू तरीके से आपको करवाया गया था। तो सबसे पहले थ्योरी को हम लोग रिकैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको बिहेवियर ऑफ गैसेज में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताया था। ठीक है, हिस्ट्री बताया था कि सब प्रथम बर्नौली ने गैस बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझाया था। उसके बाद बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, ये सब हिस्ट्री है। बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल और कैल्सियस नाम के साइंटिस्ट आगे इस थ्योरी को ले गए हैं और बाद में इसी थ्योरी को केटीजी के नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रूप में जाना गया। उसके बाद में आपको समझाया था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में बोला था कि बॉयल्स लॉ में बाल्टी से टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है जी, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण जो इसका इक्वेशन है बॉयल्स लॉ का, वो क्या हो गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोले थे। उसके बाद बोले थे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में इसे प्रियंका चोपड़ा से याद रखना। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है प्रेशर जो होता है, चार्ल्स लॉ में वो कांस्टेंट होता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो उसके बाद जो सूत्र आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सूत्र आया चार्ल्स लॉ में, ये फॉर्मूला में बोला था, आप लोग याद कर लीजिएगा, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। ठीक है, ये मैं आपको बोला था। उसके बाद मैं आपको समझाया था अवगाड्रो का नियम समझाया था, जिसमें बोला था जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवगाड्रो नियम से, अवगाड्रो रूल। ठीक है, ये भी समझाए थे। अवगाड्रो का नियम या अवगाड्रो का लॉ बोलिए, सबसे बेस्ट। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, ये रिकैप मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, पढ़ कर आने के लिए बोला गया था। अवगाड्रो में क्या कांस्टेंट होता है जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ क्या कांस्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे सभी लोग, ये सब पढ़ाया हुआ है। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और तब जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के अणुओं के संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं गैस के मोलों के संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद करने के लिए बोला था अवगाड्रो लॉ में। इसके बाद कुछ बोला था, टर्म बोला था कि जो अणुभार होता है, अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट होता है, हिंदी में लिख देते हैं जी, यार हिंदी वाला बच्चा है। अणुभार जो होता है वो क्या होता है, 2 गुने वाष्प घनत्व होता है, वाष्प घनत्व। ये सब से क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब रिकैप मैं आपको करवा रहा हूं। ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया, ये सूत्र, ये सब करवाया गया था। उसके बाद आगे मैं आपको बोला था कि याद रखना कि 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन पूछे, 1 मोल गैस का एनटीपी पर अगर आयतन पूछे, किस पे, एनटीपी पर आयतन अगर पूछे, आयतन पूछता है तो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ये आपको करवाया गया था। उसके बाद मैं बोले थे कि बॉयल्स का नियम पढ़ कर आना। ठीक है ना, बॉयल्स का नियम वगैरह ये सब बोला गया था। उसके बाद गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट देखना, पीडीएफ में देखना, ये सब यहीं से मैं आपको बोल देना चाहता हूँ क्या क्या रिकैप। हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये याद रखना, ये सब आज यूज होगा। आर का वैल्यू बोला था, आर का वैल्यू ये सब याद रखना। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये ग्राम का जो डिफ्यूजन गैस का ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन तो था, गैस का गैसीय विसरण का नियम, ये सब बोला था पढ़ने के लिए। सब याद करके आए हैं ना सभी लोग,
उसके बाद ही क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा यार, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जो रिकैप था वो हम लोग रिकैप कर लिए। रिकैप करने से ये फायदा होता है ना बच्चों कि कल का जो क्लासेज होता है, जो पिछला क्लासेज में हम लोग स्टॉप किए थे, वो एक दूसरे को हम लोग आज के क्लासेज में रिलेट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए टीचर जो होता है वो रिकैप करवाता है। जो टीचर आपको पिछला क्लासेज का रिकैप करवा रहा है ना, समझिए बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों को कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना, कैसे वो समझेंगे, ये सारा चीज हम लोग जानते हैं, हर एक डाउट जानते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम होगा, कहां पे प्रॉब्लम होगा, कहां पे बच्चे फंसेंगे क्वेश्चन बनाने में। और आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड वाले बच्चे एक बार मेरा बात को सुनना। आज का जो होमवर्क है मैं होमवर्क के स्टार्टिंग में दे देना चाहता हूं, ठीक है। आज का HW जो है आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन को घर पे बैठकर जैसे ही PDF मिलेगा एक बार खुद से बनाना है यार। और जो थ्योरी है वो थ्योरी को पढ़ना, और रिवीजन करने के लिए जो पहले का क्लासेज है वो क्लासेज भी आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, STP पे 88 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा यार। ये सब कुछ करवाया हुआ है, ये सब कुछ करवाया हुआ, सभी लोग राइट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बच्चों से आना चाहिए। STP पे 88 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए जिनसे बन गया उनसे अच्छी बात। अधिकतर बच्चों इस क्वेश्चन का बोल रहे होंगे राइट आंसर ए, और सभी बच्चों बोल भी रहे हैं, ऑप्शन ए बोल रहे हैं। जो बच्चों ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कैसे गलत होंगे, मैं आपको थ्योरी में क्या समझाया था मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरी में मैं क्या आपको बोला था, थ्योरी को समझो, थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझो। ये सब क्वेश्चन जानबूझ के बच्चे गलत करते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। और इसको ऐसे समझ में आएगा, 1 मोल गैस का NTP पर आयतन होता है, 1 मोल गैस का NTP पर आयतन होता है जो 22.4 लीटर होता है। चलिए सर क्वेश्चन पे आइए। ये 88 ग्राम CO2, मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, CO2 का अनुभार निकाल लीजिए। CO2 का अनुभार कितना होता है, CO2 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं जी, अनुभार निकाल लेते हैं। अनुभार CO2 का देखिए, कार्बन का मैं बोला था पीरियोडिक टेबल में आवर्त सरणी में कि 1 से 30 तक आपको परमाणु द्रव्यमान याद रखना है और परमाणु क्रमांक याद रखना है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, जिसे एटॉमिक मास बोलते हैं, वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का एक एटम का 16 होता है। 2 एटम है तो 16 दूनी 32, यानी कहने का मतलब 44 ग्राम। यानी 44 ग्राम CO2 को हम लोग 1 मोल बोल सकते हैं यार। 1 मोल CO2 का जो है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। 44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा बच्चों, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ये होता है 22.4 लीटर, ठीक है। ये याद रखना, किसी भी गैस का अनुभार आपको दे दे, N2O दे दे, ठीक है, N2O दे दे, तो इसका अनुभार निकाल लेना सबसे पहले। तो जितना अनुभार आया उतना ग्राम पे अगर वो गैस का आयतन पूछे STP पे, तो वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट तो मैं कल सिखा रहा था पिछला क्लासेज में, तो आज यहां पे अप्लाई करना है, समझना है। तो 1 ग्राम से पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, पहले 1 ग्राम का निकाल लीजिए। 1 ग्राम CO2 का आयतन STP पे कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। जिनसे बन गया अच्छी बात, जिनसे नहीं बना वो सीखेंगे। तो आपसे अब पूछा जा रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 88 ग्राम, तो एक एक नियम लगा दें जो कि आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, मैथ में सर सिखाए हैं, ठीक है ना। 22.4 गुने 44 गुने 88, ये 2 मरतबे कट गया, और इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 22.4 गुने, हाँ कितना हो जाएगा, 444.8 लीटर इसे बोल सकते हैं, 2 से गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी VVI लगाएंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सभी बच्चों VVI लगाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाला एग्जाम है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी लोग VVI लगाना है यार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन को बीबीआई लगाएंगे सभी लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बीबीआई लगा लिए जी, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से बनाना है, आपसे कितना ग्राम का पूछ देना, कोई भी गैस, मेरा बात को समझना, मेरा कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं जो बोल रहा हूं उसे दिमाग में फिट करना, आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी भी गैस, कोई भी गैस, चाहे CO2 हो, N2O हो, NO2 हो, SO2 हो, कोई भी गैस, उसका अनुभार का आयतन STP पे, जिस गैस का आप ले रहे हैं उस गैस का अनुभार का आयतन STP पे 22.4 लीटर के बराबर होगा। जितने जो भी गैस आपको लेना है, क्वेश्चन में अगर बोल दे, फिर वो गैस के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 88 ग्राम, 89 ग्राम, जो भी ग्राम पे पूछ दे, आप इसी मेथड से बनाएंगे और यही प्रोसेस को अपनाएंगे, और ये प्रोसेस को अपनाइएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए ये क्लासेज है सीखने का, ठीक है ना, सीखने का क्लासेज है, इसीलिए ABCD जो ऑप्शन करने लगते हैं क्वेश्चन देखने के साथ आपको थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद कमेंट करना है, ठीक है। थोड़ा सा सोच के कमेंट करना है यार, इतना भी जल्दीबाजी नहीं दिखाना है। जो जल्दी में रहते हैं ना वो गलत कर बैठे। आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलना है एग्जाम में। बॉयल्स का नियम के अनुसार सही उत्तर बताना। बॉयल्स से हम लोग बाल्टी से याद रखे थे, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो गया सर, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर स्थिर होता है, नहीं जी। वॉल्यूम स्थिर होता है, नहीं जी। प्रेशर स्थिर होता है, नहीं जी। टेम्परेचर स्थिर होता है, बिल्कुल सर टेम्परेचर स्थिर होता है। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखो यार, थ्योरी देखना, ये सारा कुछ आपको करवाया हुआ है, ठीक है। मैं एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं करवाऊं, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वही। ये चैनल का पॉलिसी है कि बच्चों को उतना ही सिखाना है जितने से वो एग्जाम को क्लियर कर ले, ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना। ज्यादा सीखने से दिमाग हौच पौच होगा और वहां पे आप लोग उल्टा सीधा करके आओगे, ठीक है ना। इसीलिए उतना ही सीखिए जितना आपके काम का है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैं आपको सिखाया था ताप स्थिर रहने पे ये होता है, यही चीज तो मैं बोला था ना, अभी यही क्वेश्चन तो पूछा गया है, देख ले। चलते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस के विशरण नियम प्रतिपादित किया था। गैस के विशरण नियम किसके द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है जी, जो मैं आपको समझाया था, अभी कॉन्सेप्ट भी समझाया था मेरे प्यारे बच्चों। R1 by R2, ये जो समझाया था, R1 by R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D1 by D2, ये कौन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था यार, यही तो पूछा जा रहा है। एक यहां से एक भी आया था, R1 by R2 इज इक्वल टू M1 by M2। अब ये मत पूछने लगना कि सर R1 R2 M1 M2 क्या है, ये सब सारा कुछ कल का थ्योरी में करवाया हुआ है। T1 by T2 इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा D1 और वो हाँ नीचे D2। ये मत पूछना, ये सब सारा थ्योरी में करवाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये सिद्धांत, गैस का विशरण नियम कौन सा साइंटिस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए सभी लोग से। तो जो बच्चों ग्राम बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली राइट आंसर है। 3 के क्वेश्चन 3 के राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए मैं 7 न्यूमेरिकल आपको करवाया था, देख ले अभी सभी लोग स्क्रीन पे, जो नए बच्चे हैं वो देखेंगे स्क्रीन पे। ये न्यूमेरिकल आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। ये लास्ट का जो 7 न्यूमेरिकल करवाया था ना, यही न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। देख लो 7 को न्यूमेरिकल मैं आपको करवाया था पिछला क्लासेज में, मैं बोला था कि आपको करके आना है। देख लो अच्छे तरीके से। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, 7, हाँ 7 न्यूमेरिकल मैं करवाया था। एकदम करना है घर पे बैठ के। जो नहीं बनाए हैं ये क्वेश्चन, वो समझो कि कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन में पिछली क्लासेज में 7 को क्वेश्चन करवाया था लास्ट में, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना। और VVI भी लगवाया था। तो चलिए वो सब करके आए हैं ना जी सभी लोग कमेंट में बोले यस सर करके आए हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, हिट द लाइक बटन यार, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। बी इनर्जेटिक, एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करना है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर, एकदम लाइक के बटन को दबा दें सभी लोग। 200 प्लस लाइक का टारगेट होता है यार, पूरा कर दीजिए ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। देखिए, गुणात्मक समानुपात का नियम का खोज किसने किया था? राइट आंसर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, हिट द लाइक बटन। 200 प्लस का लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा दें 200 प्लस का लाइक का टारगेट, हिट द लाइक बटन यार। 4 का, हाँ, गुणात्मक समानुपात का नियम खोजा था, यह पूछा जा रहा है ना जी। चलिए राइट आंसर देंगे। गुणात्मक समानुपात का नियम किसने खोजा था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी विद्यार्थी देंगे यार। ये सब करवाया हुआ है, पिछले क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, तो राइट आंसर आना ही चाहिए, है ना। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यार, अगर गलत करोगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन डाल्टन। गुणात्मक समानुपात का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था, और डाल्टन एक लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो दिए थे, डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम, आंशिक दबाव का नियम भी पूछे तो वहां पे जॉन डाल्टन आपको लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो खैर याद करने का है। अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? देख लो, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था, खैर 1995 में पूछा था। जो आईआईटी का एग्जाम होता है, ये भी इंजीनियरिंग का एग्जाम है, बस आपके लेवल से थोड़ा हाई। आप लोग जेई बनोगे और लोग सीनियर इंजीनियर बनते हैं, आईआईटी वाला। तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था, लेकिन 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे बच्चों, ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये हेजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट, हेजेनबर्ग, ये होता है बच्चों अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। अनिश्चितता का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया गया था, ये हेजेनबर्ग द्वारा दिया गया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये आपको 11th पे पढ़ना है जी, बहुत डिटेल में पढ़ना है इनका थ्योरी, ठीक है ना। आपके लेवल का भी बस इतना। गैस का विसरण की दर, गैस का विसरण का दर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और कल का थ्योरी में लिखाया गया था, और ये पॉइंट्स याद करके आने के लिए बोला गया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे सभी लोग, ठीक ना जी। सभी बच्चों से राइट आंसर आना चाहिए। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले देखना, थ्योरी पे देखना। आपको लग रहा होगा कि सर करवाए कि नहीं करवाए, अगर ऐसा लग रहा होगा ना तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं स्टडी नहीं किए, ठीक है ना। सच्चाई है भाई, सच्चाई है, आप स्टडी करके नहीं आए हो अगर ऐसा लग रहा है तो। पिछला क्लासेज किए हो अगर ऐसा लग रहा है कि सर नहीं करवाए। देखो देखो क्या लिखा था, नियत ताप पर दाब के गैस का विसरण की अपेक्षिक गतियों उसके घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्यातुक कर्मानुपाती होता है यार, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वर्गमूल के, अनुभार के या फिर घनत्व के, डेंसिटी या मोलिकुलर वेट के वर्गमूल के अंडर रूट के व्यातुक कर्मानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो मैं बोला था, देखिए यही चीज तो बोला था, यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कौन सी बात है। गैसों का विसरण दर घनत्व के अनुकर्मानुपाती होता है, अनुभार के अनुकर्मानुपाती, मतलब नहीं सर, बिल्कुल व्यातुक कर्मानुपाती होता है, यानी इनवर्सली होता है। अनुभार के वर्ग के अनुकर्मानुपाती होता है, नहीं जी, अनुभार के वर्ग मूल के व्यातुक कर्मानुपाती होता है, बिल्कुल सर यही होता है। ऑप्शन डी जो है वो एब्सोल्युटली राइट आंसर है। आगे बढ़ें जी, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। जो मैं बोला था इस टाइप से कुछ बोला था ना, हाँ, जो रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, R1 R2 इज अंडर रूट M2 बाय M1, यानी कहने का मतलब R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M1, इस टाइप से हुआ ना जी।
चलते हैं आगे। आदर्श गैस की आवश्यक अवस्था समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो गैस कांस्टेंट है उसका मान किस पे निर्भर करता है? ये कौन सा इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन है जी। मैं बोला था आदर्श गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें गैस स्थिरांक का मान निर्भर कहां पे करता है? पेड वाले बच्चों, एकदम आज ग्रुप में आज जो यहाँ क्लासेज है आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है यार। आपको ये पीडीएफ दिया गया है पढ़ने के लिए, तब ना, है ना? पढ़कर आना है और यहाँ जवाब देना है। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, पेड जो करे हैं ना, पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं, उनसे तो कतई बिल्कुल अगर वो लापरवाही करेंगे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है यार, ठीक है ना? जो पेड कोर्स ले चुके हैं उनको बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि इतना मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं कि आपसे रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना? तो आपको भी उतना मेहनत करना है यार, ठीक है? तो बताना मेरे प्यारे बच्चों, देखना आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। इसमें गैस स्थिरांक का मान निर्भर किस पे करता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना? गैस की प्रकृति पे बिल्कुल नहीं, गैस के दाब पर, कहां से दाब पे नहीं जी, गैस के ताप पर, टेम्परेचर पे नहीं, आर जो डिपेंड करता है माप की इकाई पर, आर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थिर दाब पर होता है, यानी कहने का मतलब, स्थिर दाब कहने का मतलब क्या हुआ सर? प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो बोले थे सर प्रियंका चोपड़ा से याद रखना, कुछ बच्चों बोल रहे थे बीटीसीपी पे जाओ, बीटीसीपी पे जाओ, इससे भी याद रख सकते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है जी? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। इस ट्रिक से भी याद रखें, ये भी ट्रिक्स बहुत अच्छा है। कोई कमेंट किए थे बच्चे बीटीसीपी पर जाओ, यानी बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट और सीपी में चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है? ये भी निमोनिक से याद रखना, ठीक है? बीटीसीपी पर जाओ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखने का तरीका है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, स्थिर दाब पर क्या होता है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ बोला जा रहा है यार। चार्ल्स लॉ में सर क्या बताए थे? चार्ल्स लॉ में क्या बताए थे? अब बताइए क्या मैं बताया था चार्ल्स लॉ में, राइट आंसर देंगे। तो चार्ल्स लॉ में बोला था वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, बट जो टेम्परेचर होगा वो किस में होगा? केल्विन में होगा। ऐसे तो आप लोग देखोगे जो बच्चा जल्दी से बनाने में क्वेश्चन के फिराक में रहते हैं ना, वो डायरेक्ट देखेंगे अरे पहला ऑप्शन में दिख गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मार के आ जाएंगे और यहाँ तो खुशी मनाएगा वो कि भाई हम तो सही करके आए हैं। लेकिन बाद में पता चलेगा जो टेम्परेचर दिया हुआ था वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था। डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल रट रट के बोला था कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थ्योरी दिखाना चाहता हूं। थ्योरी दिखाने से ये चीज होता है ना कि आपको भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा कि मुझे पढ़ना है। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपकी कमी नजर आता होगा, सर सब कुछ बोले हैं, सब कुछ वीवीआई करवाए हैं, फिर भी हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है? ये आपसे अपने आप से पूछना। जो बच्चों गलत कर रहे हैं ना वो अपने आप से पूछना, ठीक है ना? सारा कुछ आपको करवाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? देखना यार, चार्ल्स लॉ में मैं आपको बोला था स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप की सीधी समानुपाती होती है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अभी ठहरना, अभी देखो, अभी जो मेन चीज है वो देखना, टेम्परेचर परम ताप वो केल्विन में आपको लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाया था 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 273 उसमें ऐड कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन गलत अगर हो रहा है ना तो घबराना नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। मेरा बात को समझना, पिकअप करना, घबराना नहीं है। आपको घर पे बैठकर मेहनत करना है। जैसे जैसे दिया जा रहा है वो थ्योरी को बार बार पढ़िए। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो बार बार पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, अपने लेवल के अनुसार पढ़िए, क्वेश्चन सही होने लगेगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो क्वेश्चन को लिखिए। अगर आपके पास आसपास में सुविधा है कि मैं प्रिंटर से ये सारा पीडीएफ प्रिंट करवा लो तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन लिखना ज्यादा अच्छा मैं प्रेफर करूंगा। प्रिंट करने में आपको पैसा भी खर्च होगा, इसीलिए लिख ले। सही गैस का समीकरण बताएंगे। सही गैस का समीकरण कैसे बताएंगे सर? बिल्कुल ऐसे बताएंगे,
PV इज इक्वल टू NRT होता है, यहां से बताएंगे सभी लोग, ठीक है। ये आइडियल गैस से निकालिए, सभी बच्चे निकालेंगे यार, ठीक है ना। कैसे बनेगा सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, उसके बाद तो मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए, है ना। देखो यार देखो, ये जो है वो तो कांस्टेंट होगा। अगर मैं दो को गैस लेता हूं, ठीक है, समझना मेरा बात को, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो N तो कांस्टेंट होगा और R भी गैस कांस्टेंट है, दोनों तो आपस में कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई नंबर है ना जी। N का वैल्यू भी नंबर ऑफ मोल है, यानी 1 2 3 4 5, और R का वैल्यू 8.314 इस टाइप से होता है। 8.314 जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, 8.314 जूल में होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। यानी कहने का मतलब ये सब न्यूमेरिक वैल्यू है, ये दोनों जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये कांस्टेंट कोई वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, तो इसे हम लोग कांस्टेंट लिख दिए, ठीक है। तो इस टाइप से लिखेंगे भाई, P1 V1 इज इक्वल टू T1, या फिर इधर लिख दीजिए P2 V2, अगर दूसरा गैस लेंगे उसका भी तो N और R कांस्टेंट होगा, T2 P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ऐसा कहीं पे इक्वेशन आपको नजर आ रहा है तो राइट आंसर मार के आएंगे। खैर ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसे और फर्दर हम लोग ऐसे करेंगे, इसे इधर कर देंगे और इसे इधर कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्रिस क्रॉस कर लगा देंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 नीचे आ गया और T1 ऊपर चल गया, T1 बाई T2। ऐसा कहीं है? ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हुआ जी। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस लॉजिकल क्वेश्चन था, और ये सारा क्वेश्चन देखना आपको कोई ना कोई पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, तो आपको लगाना जरूरी है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यार, यदि किसी गैस का नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा। समझना, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद थोड़ा सा बनाने का कोशिश करो, फिर तो हम हैं ही बनाने के लिए। यदि किसी गैस का नियत द्रव्यमान, ठीक है, का आयतन स्थिर ताप पे, टेम्परेचर जो है वो क्या कर दिया जाए, इस टेम्परेचर जो है स्थिर ताप पे कांस्टेंट है, आयतन को आधा कर दिया जाता है। पहले जो वॉल्यूम था वो V था, बाद में जो वॉल्यूम हो रहा है वो V बाई 2 हो जा रहा है, आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना ज्यादा हो जाएगा, उसका दाब में क्या फर्क होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है सर, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ लगा दें, बॉयल्स लॉ लगा देते हैं। बॉयल्स लॉ में ऐसे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बॉयल्स लॉ में सूत्र क्या बोले थे, बताएंगे सभी लोग। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बोले थे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है, ऐसे बोले थे ना। तो देखना है यार, देखना हाँ, उसका दाम में कितना हो जाएगा, दाम में क्या हो जाएगा, तो बना देंगे सर, दाम में क्या दिक्कत है, ठीक है। P1 P ले लेते हैं, ठीक है, प्रेशर इनिशियल प्रेशर P है, V1 भी है, P2 कितना है जी, P2 जो है वो P2 रहने दीजिए, और V2 कितना है, V बाई 2, B से B कैंसिल हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो P2 जो हो गया वो 2P हो गया, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा यार। ऐसा ऑप्शन में मार देना है, राइट आंसर लगा के आ जाना, इसमें कौन सी बड़ी चीज है यार। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, 2 गुना बढ़ गया। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना जी। कौन सा गैस का युग्म समान दर से विस्तृत होगी, ठीक है, एक दर से विस्तृत होगी, यानी कहने का मतलब जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एक दर से विस्तृत होगी। तो एक दर से विस्तृत होने के लिए या तो डेंसिटी को देखना पड़ेगा, डेंसिटी को देखिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका अनुभार, जिसे मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, उसको देखेंगे, है ना। देखना स्क्रीन पे, देखना, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन देखना सभी लोग। जो मैं आपको करवाया था वही चीज आपको दिखा रहा हूं, कोई अलग चीज नहीं दिखा रहा हूं।
जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को तो अब तक समझ में आ गया होगा कि मेरा क्लास कैसे होता है, किस टाइप से पढ़ाते हैं। देखो, या तो तुम डेंसिटी को देखोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन में, या फिर मॉलिक्यूलर वेट को देखोगे। यही चीज पे तो डिपेंड कर रहा है ना यार, दो ही चीज पे तो डिपेंड कर रहा है ना। बोला भी गया है नियत ताप पर दाब और गैस का मिश्रण का अपेक्षिक गतियों उसके घनत्व या अनुभार के वर्गमूल के व्यातुकर्मानुपाती होता है। यानी जो गैस का मिश्रण है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, घनत्व या अनुभार पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो इस क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जिनसे नहीं बना वो देखना स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, सीखना है, ठीक है ना। नहीं बनना है तो अपने आप को ये मत समझना कि हमसे नहीं होगा। सभी बच्चे को कॉलेज चाहिए तो सभी बच्चों जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे वैसे करें, सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा यार। मैं बोल रहा हूं इतना भी टफ नहीं है पॉलिटेक्निक, बहुत ज्यादा सीट होती है, ठीक है ना। मैं एक बिहार स्टेट की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा सीट होती है, ठीक है ना। तो कॉलेज तो मिल ही जाएगा, कॉलेज तो मिल ही जाएगा। जो पेड वाले उन्हें तो कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कॉलेज सभी को मिलेगा। मैं पेड वाले से ये चाहता हूं कि आपका कम से कम रैंक अच्छा होना चाहिए, मनचाहा कॉलेज मिले, तब ना कुछ पैसा देने का फायदा है यार। तो देखना, कार्बन 12 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है। कौन सा गैस का युग्म समान दर से विस्तृत होता है, देखते हैं, बनाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट पहला गैस लेते हैं, ठीक है, पहला गैस लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, पहला गैस लेते हैं, उसके बाद ये लेते हैं। पहला गैस N2O है। इसका अनुभार बताओ यार जल्दी से, अब जल्दी जल्दी चलना है, ये सब आपको करवाया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। इसका 7 दूनी 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 यानी 30। NO2 का लिखो, NO2 का कितना होगा, NO2 का हो जाएगा नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 यानी 4 2 6 3 1 4 46, जो कि सेम नहीं है, अनुभार सेम नहीं है। तो ये दोनों का जो मिश्रण दर होगा वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन बी पे, ऑप्शन ने तो नहीं होगा, ऑप्शन बी पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 यानी 44। नाइट्रो N2O का कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखना नाइट्रोजन का होता है कितना हो गया सर, नाइट्रोजन का 14 और 2 है तो 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, और ऑक्सीजन का एक एटम का 16, 8 6 14, 2 1 3 1 4 44 यानी 44 ग्राम अनुभार है। यानी ये दोनों सेम है, दोनों का अनुभार सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी का मिश्रण दर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखना मिश्रण दर ऐसी ना होता है जी, R1/R2 वर्गमूल अंडर रूट M2/M1, यही तो बोला था यार। जब M2/N1 सेम होगा तभी ना होगा, तभी ना R1 और R2 सेम होगा। कैसे सर, स्क्रीन पे देख लो एक मिनट। R1/R2 M2/M1, M2 कितना है जी, M2 हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट इसे M1 मान लेते हैं, इसे M2 मान लेते हैं। तो M1 कितना, M2 44 है, M1 भी 44 है, यानी कट के एक आ गया, अंडर रूट एक एक हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं R1 = R2, यानी कहने का मतलब दोनों गैस का मिश्रण दर जो है वो बिल्कुल समान है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ इस क्वेश्चन को BBI लगा ले सभी बच्चों, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो पेड वाले हैं मैं उनसे फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को आंसर को झांप कर खुद से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। तो ये नियम किसने प्रतिपादित किया था, स्थिर ताप है जी, प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। आंख मूंद के लगा देना है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। BTCP पर जाओ, BTCP पर जाओ, बॉयल से टेम्परेचर और चॉल से प्रेशर, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बॉल्टी और प्रियंका चोपड़ा से भी याद रख सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है, चार्ल्स का नियम, बिल्कुल राइट आंसर है। चार्ल्स का नियम ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। जो मैं लास्ट में बोला था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ना है, उस पॉइंट्स में आपको ये लिखा हुआ था कि हवाई जहाज के टायरों में जो भरी जाती है वो गैस कौन सी है। तो वो गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों, हीलियम गैस होती है। आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन पे अपन को टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। परम ताप स्केल पे -10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा जी, सिंपल सी बात है, डिग्री सेल्सियस से
केल्विन में जाने के लिए क्या करना होता है, 273 ऐड करना होता है। डिग्री सेल्सियस में देखिए, केल्विन में हम लोग ऐसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, -10 है प्लस 273। तो -10 और प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 263 केल्विन। ऑप्शन सी जो बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ये सूत्र कहां से आया है, ये सूत्र मैं करवाया हूं, देख लो स्क्रीन पे, देख लो भाई, जो देखिए स्क्रीन पे देख लो, ठीक ना। थोड़ा सा संतुष्टि होना जरूरी है यार, ठीक है ना, संतुष्टि। देखो, परम ताप डिग्री से डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन करने के लिए एग्जांपल से भी मैं आपको समझाया था। तो गलत कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पिछला क्लास से ढंग से पढ़े या नहीं है, ठीक है ना, ढंग से पढ़े नहीं है तभी गलत हो रहा है। पढ़ के आए हैं तो गलत। अब तो 2 दिन का टाइम दे दिया गया था यार, बीच में हम नहीं थे तो राहुल सर रेडियो एक्टिविटी का क्लासेज करवाए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस समीकरण नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए में से किससे संबंधित करता है। ये क्वेश्चन तो यार गैस समीकरण दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अधूरा टाइप हो गया है, समझे। ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अधूरा टाइप हो गया है। गैस समीकरण नीचे दिया गया है में से किससे संबंधित है, आयतन और ताप के साथ, दाब और ताप के साथ, दाब तथा, अच्छा देखिए, गैस इक्वेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, PV = nRT होता है। तो इसमें किसमें क्या संबंधित है वही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन बता देंगे, ये ऐसे आपको देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में ये लिख देता तो अच्छी बात था, खैर नहीं लिखा है तो आपको समझ जाना है कि गैस समीकरण अगर बोल दे तो PV = nRT होता है, ठीक है ना। गैस क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। तो देखो, P फॉर प्रेशर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आपको करवाया हुआ है। V फॉर वॉल्यूम हुआ और T फॉर टेम्परेचर हुआ, और ये नंबर ऑफ मोल और ये आर गैस कांस्टेंट जानते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो दाब, ताप और आयतन के साथ रिलेशन को बताता है। प्रेशर मतलब दाब, वॉल्यूम मतलब आयतन, टेम्परेचर मतलब ताप। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। गैस स्थिरांक का मान किसमें पूछा जा रहा है, जूल प्रति डिग्री मोल में पूछा जा रहा है। जूल प्रति डिग्री मोल में आपसे गैस स्थिरांक का पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक का पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछला क्लास में मैं आपको बोला था कि रट लेना यार, VVI करके बोला था कि रट कराना, ठीक ना। ये जो वैल्यू है वो रट लेना, चाहे आप किसी भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी कर रहे हो, बिहार कर रहे हो, दिल्ली कर रहे हो, किसी भी स्टेट झारखंड का कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं बोला था ये चीज रट लेना, क्योंकि सारा में सिलेबस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम होता है। आपसे पूछा जा रहा है जूल पर मोल जूल पर मोल में पूछा जा रहा है ना, पर मोल पर केल्विन में, जूल में पूछा जा रहा है। तो जूल में पूछे तो ये वैल्यू लगाना है 8.314। अगर अर्ग में पूछे तो 8.314 इंटू 10⁻7 और बार में पूछे तो 0.0834। तो आपको 8.314 इंटू लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखना स्क्रीन पे, क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभी बोला था 8.314, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, VVI लगा लेना यार इस क्वेश्चन को, ठीक है। XY गैस का वाष्प घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, यानी वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, 3:5 है। इस गैस का अनुभार निकालना है। कोई बात नहीं, निकल जाएगा यार, सिंपल सी बात है, समझना यार, समझना। अनुभार जो होता है, अनुभार होता है वो क्या होता है, 2 गुने वाष्प घनत्व होता है। कहां से लिख दिए सर, कहां से लिख दिए, जो बच्चों को लग रहा है कहां से लिख दिए स्क्रीन पे देखना। ये सब करवाए हैं पिछला क्लास में, इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। मैं बोला था कि बताऊंगा नहीं। अनुभार जो होता है वो 2 गुने वाष्प घनत्व, स्टार मार्क्स करके बोले थे याद कर लेना। चलिए आगे आते हैं। तो ये अपने पास सूत्र है, अनुभार जो होता है वो 2 गुने वाष्प घनत्व होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। वाष्प घनत्व का रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो इस गैस का अनुभार का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों,
वाष्प घनत्व जो है, वाष्प घनत्व वो क्या हो जाएगा, अनुभार बाई 2 हो जाएगा। तो जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो सेम रह जाएगा ना यार। जैसे x और y का वाष्प घनत्व का रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो इसका अनुभार का रेशियो निकालेंगे। हाँ, किसका निकालना है, अनुभार का रेशियो। हाँ, अनुभार का रेशियो निकालेंगे। वाष्प घनत्व का रेशियो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वाष्प घनत्व का रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो अनुभार का रेशियो निकालेंगे तो 2 गुने 3 इज टू 2 गुने 5 करेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 2 पचे 10, सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा, चेंज होगा। ये कितना हो जाएगा 3:5, ठीक ना। 2 मतलब 1 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सेम तो रह गया यार, सेम तो रह गया। चलिए, समझ में आ गया। दोनों सूत्र याद रखना है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है यार, जो हाई लेवल का एग्जाम है। ये है कि पहले पूछा है, पहले थोड़ा इजी पूछा जाता था। गैस अणु का वास्तविक आयतन नगण्य है, ठीक है। तो यह कथन अनुरूप है यार, बताएंगे राइट आंसर। ये गति सिद्धांत का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सब में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखना, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर गैस का भार x ग्राम है, तो गैस का अनुभार क्या होगा। सोचो और बनाओ। ये क्वेश्चन कल का जो न्यूमेरिकल करवाया था ना 7, उसमें ये टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवाया था। थ्योरी पढ़ाने में दोस्त बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है ना। इसीलिए थ्योरी का क्लास कोई मिस नहीं करेगा, और जो थ्योरी के क्लास मिस करता है वो क्वेश्चन बनाने आएगा तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट हो। अपने आप को ब्रिलियंट समझ रहा है, लेकिन वास्तविक में वो ब्रिलियंट है नहीं, ठीक है ना। तो देखो यार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अरे भाई, इतने लोग देख रहे हैं, अभी तक वीडियो पे लाइक कम क्यों है। क्या चाहते हो, लाइक नहीं करना चाहते हो। अरे भाई, ढंग से मैटर समझ में आ रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है, क्लासेज अच्छे से हो रहे हैं, लाइक कर दो यार। जाओ सभी लोग लाइक कर दो, हिट द लाइक बटन। 200+ लाइक का टारगेट था, अभी तक पूरा नहीं किए आप लोग, पूरा कीजिए सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, है ना। अभी अपने पास लगभग 10 क्वेश्चन और है ना। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर गैस का x ग्राम है, तो गैस का अनुभार क्या होगा। पूछा जा रहा है गैस का अनुभार यानी गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो समझना, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब और पर 1 लीटर गैस, यानी 1 लीटर गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, x ग्राम, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 1 वायुमंडलीय दाब कहने का मतलब एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, है ना। तो एनटीपी पर 1 लीटर गैस का भार x ग्राम है, ठीक है। तो एनटीपी पर कितना होता है, देखो यार, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कितना लीटर गैस होता है। अरे समझना, देखना, यहां देखो, पढ़ो थोड़ा सा। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं कल करवाया था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 लीटर गैस का भार x ग्राम है। 1 लीटर गैस का भार x ग्राम है, तो 1 लीटर 22.4 लीटर गैस का भार 22.4 गुने x हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। बहुत इजी है, मुझे समझाने में इतना टाइम लग गया, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक गैस का घनत्व B से 3 गुना है। जो डेंसिटी A का है B से 3 गुना है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। यदि A का अनुभार m है, तो B का अनुभार क्या होगा। A का, समझना, A का अनुभार
ए का मोलर मास, ए का अनुभार एम लिख दीजिए, ठीक है ना। ए का अनुभार कितना है, ए का अनुभार एम है, ठीक है। तो बी का अनुभार क्या होगा, बी का मोलर मास क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए उसके बाद बनाए। डेंसिटी और अनुभार, वेपर डेंसिटी वाला भी कॉन्सेप्ट से इसे बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या फिर वाष्प घनत्व से नहीं, इसे ऐसे बना लीजिए। लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो पढ़ाए थे ना, गैस का डिफ्यूजन लॉ ग्राम वाला, उससे भी इसे आप बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे सीखना, जिनसे नहीं बना देखना, मुझे पता है बहुत बच्चे से नहीं बना होगा। R1 बाई R2 अंडर रूट D2 बाई D1 लिखते हैं। एक और सूत्र क्या बोले थे, R1 बाई R2 अंडर रूट M2 बाई M1, ये दोनों सूत्र बोले थे। तो इसे ऐसे लिख देंगे भाई, M2 बाई M1 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1। अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो नया सूत्र क्या आ गया, M2 बाई M1 इज इक्वल टू D2 बाई D1, ये सूत्र हो गया, ठीक है ना, ये सूत्र हो गया। अब बना दो यार, अब बना दो, अब बना दो, अब इसमें कौन सी बात है। M2 कितना है, देखो यहां से, देखो यहां ऐसे लिख लो, समझ लो, इजी हो जाएगा। DA बाई DB, यानी DA बाई DB कितना है बच्चों, DA बाई DB लिखने से पहले इसे ऐसे लिख लो, ठीक ना। DB बाई DA, DB बाई DA क्या लिखेंगे, इधर आ गया DB बाई DA 3 लिखेंगे, लिखेंगे ना जी, ये इधर आ गया तो DB बाई DA हो गया 3, यानी DB बाई DA क्या बोल सकते हैं, D2 बाई D1, D2 बाई D1 को ही तो हम लोग बोल रहे हैं DB बाई DA, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 3 आ गया। M2 बाई M1 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 3 आ गया, ठीक है ना। और ए का वैल्यू M1 कितना दे रखा है, M दे रखा है, तो M2 निकालना है। जस्ट होल्ड अ सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, हाँ M1 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, M दे रखा है इज इक्वल टू 3, तो M2 जो आ गया वो 3M आ गया, 3M है जी, ऑप्शन ए है, 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो बच्चा ए बोल रहा था वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया कैसे बनाए, चलिए आ गया होगा समझ में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये एप्लीकेशन आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक निश्चित आयतन वाले गैस मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर है, तो यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। पढ़ के आए हो तो बता दो, नहीं तो हम दिखा दे रहे हैं कि हम लिखवाए थे कि नहीं। डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, हाँ ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन वाला के बाद में होगा यार। देखिए डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यही तो बोला जा रहा है ना, यही तो बोला जा रहा है, यही चीज तो है। अच्छा एक निश्चित आयतन वाले गैस मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है, तो यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये नियम जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 21 का
जो बच्चों ये बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। एक निश्चित आयतन वाले गैस मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दबाव का योगफल के बराबर होता है। यह नियम डाल्टन्स के द्वारा दिया गया था। अपने स्क्रीन पे देखना सारा लिखा हुआ है। आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है, उनका संयोग दाब गैस के बराबर होता है। ये पढ़ लेना एक बार इस टाइप से, ठीक है। मैथमेटिकली आपको समझाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है यार। वाष्प घनत्व जो है वेपर डेंसिटी मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है 14 दिया हुआ है, ठीक है। अनुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या बताया था 2 गुने वेपर डेंसिटी होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट 2 गुने 14 गुने 28। इसमें कौन सा बड़ा कैलकुलेशन था यार, ठीक है। एआई ट्रिपल ई में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी एग्जाम जो होता है ना वो इंजीनियरिंग का ही पेपर होता है। चलते हैं आगे। एक गैस का आयतन 25 लीटर है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं वीवीआई आपको तो नहीं लगा रहा था, खैर कोई बात नहीं, ये सब क्वेश्चन बना लेना, ये सारा इंपॉर्टेंट है वीवीआई। पेड वाले बच्चे सारा क्वेश्चन बनाना है घर पे। एक गैस का आयतन 25 लीटर है, इसका मान मीटर क्यू अर्थात मीटर क्यू में क्या होगा। अरे भाई ये कन्वर्जन है, ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए था। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड कर दिया। सारा कुछ लिखा हुआ है। ये 1 लीटर में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर होता है। सिंपल सी बात है यार, बनाना है। देखो देखो बना लो। 25 लीटर में 25 लीटर में समझना 25,000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। खैर आपको मीटर क्यूब में पूछा जा रहा है। 1 सेंटीमीटर में कितना दे रहेगा 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, गुने पावर 3 हो जाएगा ना। 10⁻⁻2 गुने 3 यानी 10⁻⁻6 तो कर देंगे 25,000। इसमें भी बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे होंगे, बना दो, इसमें कौन सी बड़ी चीज। -6 है ना जी, हाँ। तब 25 गुने 10⁻3 गुने 10⁻⁻6, 25 गुने ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। ऑप्शन खैर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन बन जाएगा। इसे क्या करते हैं 2.5 गुने 10⁻⁻3 है, एक ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर आएगा। हाँ इसे 2.5 देखना, ऊपर नीचे ऊपर मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। 2.5 25 का 2.5 करेंगे बच्चों, तो 25 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ऐसे लिख दो डायरेक्ट 2.5 गुने 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल है। ये कैलकुलेशन है यार, ये मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना, मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हो। किसी पदार्थ का वाष्प घनत्व निर्धारण का निम्नलिखित में से किसके निर्धारण का उपयोग होता है। वाष्प घनत्व यार, ये वाष्प घनत्व तो अनुभार है ना 24 के बी, बिल्कुल राइट आंसर है। फॉर्मूला क्या था, अनुभार जो होता है वो 2 गुने वाष्प घनत्व होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो वही चीज तो यहाँ पे पूछा गया है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गैसीय मिश्रण O2 N2 1:14 के भारात्मक अनुपात है, अतः इनकी अणुओं का अनुपात क्या होगा। अणुओं के अनुपात पूछा जा रहा है, बताएंगे सभी लोग।
चलिए देखना O2 में निकाल लो, सबसे पहले O2 में अणु निकाल लो, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जी, O2 है तो 32 हो जाएगा, 32 गुने Na अवगाड्रो नंबर, ठीक है। इसी तरीका से N2 निकाल लो, यह फॉर्मूला कल का क्लास में करवाया गया था, इसका अनुभार 14 होता है, 14 गुने Na। अब दोनों का रेशियो लो लो, अणुओं का अनुपात का रेशियो 32 गुने Na बाई 14 गुने Na, Na से Na कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 और 16 दूनी 32। हाँ ऐसे तो अभी मिस्टेक हो जाएगा यार, मिस्टेक हो जाएगा। 8 दूनी 16, 1:8, ऐसा नहीं होगा, 7 दूनी करना है, ये ऐसे मत बनाओ, इसे ऐसे बनाना है, ठीक है। इसे काट देते हैं, कैंसिल करते हैं, सीखना सीखना। अच्छा वहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, यानी भरात्मक का अनुपात दिया हुआ है, तो वहां से आपको मोल निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बस बन जाएगा, टेंशन मत लो। मोल निकालो, ठीक है, मोल निकाल लो दोनों में। सबसे पहले तो O2 का मोल निकलेगा कैसे, एक दिया हुआ है इसका बीट और इसका 16 होता है मोलर मास, ठीक है। इसी तरीका के N2 निकाल लो, 4 दिया हुआ है भरात्मक, मतलब वेट 4 दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28 हो गया, ये 32 लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, 16 दूनी 32, 14 दूनी 28, हाँ एक वही 32 एक वही 4, ठीक है। अब निकालना है मुझे क्या, मोल निकालनी है, अब हमको निकालना है अणुओं का अनुपात, ठीक है, अणुओं का अनुपात निकालते हैं, तो अणुओं निकाल लीजिए। O2 का अणु कितना हो जाएगा, 1/32 गुने Na, और इसी तरीका से N2 का कितना हो जाएगा, 4/28 गुने Na। तो देखना अब दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, O2/Na का 1/32 गुने Na बाई 4/28 गुने Na, Na से Na कैंसिल हो गया, 1/32 गुने 28/4, 7×4 यानी 7:32। ऑप्शन जो है सी है वो बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आया। सबसे पहले जो वजन दिया हुआ है, जो भरात्मक अनुपात है, उससे हम लोग मोल निकालनी है। मोल का फॉर्मूला होता है, जो वजन दिया हुआ है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड लगा देंगे तो वो मोल निकल जाएगा। फिर मोल से हम लोग अणुओं निकालिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, वही एटम निकाल के मेरे प्यारे बच्चों अवगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मोल में अवगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो Na निकल जाएगा। कल मैं आपको बताया था ना, एक मोल अणुओं की संख्या कितनी होती है, देखना यार, थोड़ा सा समझना, थोड़ा टफ हो गया होगा ये न्यूमेरिकल आप लोग के लिए, खैर कोई बात नहीं। देखना कहीं मैं लिखा था, लेकिन एक चीज अवगाड्रो का नियम का मैं बताया था, अवगाड्रो का नियम देखो, एक मोल में अणुओं की संख्या होता है Na के बराबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। तो अपने पास जो क्वेश्चन में आया वो कितना आया, इतना मोल आया है ना जी, कितना मोल आया, O2 के लिए इतना मोल आया, तो इतना मोल में अणुओं की संख्या निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना मोल आया, इसीलिए N2 में मोल इतना आया, ऐसे निकाल दिए। उसके बाद इस टाइप से रेशियो ले लिए। ये आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। गोताखोर किन गैसों का मिश्रण को सांस के रूप में लेता है। अच्छा, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में अंदर में जाते हैं, वो गैसों का मिश्रण के सांस के रूप में कौन सा गैस लेते हैं, भी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है ना। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है यार, बताएंगे सभी लोग। ये होता है नियॉन। नियॉन के कारण जो होता है ना वो चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक परमाणु अवस्था में वर्तमान रहती है, परमाणु अवस्था में वर्तमान रहती है। ये हो गया हीलियम, ठीक है। ये सब याद रखना है, इस समय टाइम अपन को ज्यादा नहीं लगाना है। अमोनिया को 30 डिग्री सेल्सियस पर तथा 5 गुने वायुमंडलीय दाब पर घनत्व क्या होगा, अमोनिया का पूछा जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल को अपन लास्ट में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल को लास्ट में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे पहले 29 हो गया, अपन को 32 क्वेश्चन आज लगाना है, तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अमोनिया यानी NH3,
का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 वायुमंडलीय पे दाब पर घनत्व क्या होगा, यानी डेंसिटी निकालना है। ठीक है, डेंसिटी निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है ना जी। तो मास तो पता चल गया सर, लेकिन सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम और डाटा से हमको निकालना पड़ेगा। तो सीखना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा अजम्पशन आपको लेना है, ठीक है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए थोड़ा सा अजम्पशन लीजिए। एनटीपी पर जो होता है प्रेशर वॉल्यूम होता है, वो अजम्पशन लेना है। अजम्पशन लेके इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो देखना, जो अपने पास P2 जो है वो दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो P1 ले रहे हैं किस पे, एनटीपी पे ले रहे हैं। P1 1 एटीएम होता है प्रेशर, ठीक है, एनटीपी पे। इसी तरीका से मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर होता है किस पे, एनटीपी पे। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है एनटीपी पे 1 लीटर होता है। और हमको V2 जो है वो निकालना है। उसके बाद समझना, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है T1 कितना दे रखा है, 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसे हम लोग केल्विन में कर लेंगे। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बताएंगे, 303 केल्विन। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 जो हो जाएगा जी वो 273, हाँ, जो एनटीपी पे होता है वो 273 होता है, ठीक ना। तो आगे बनाएंगे। एक सूत्र मैं आपको बताया था, P1 V1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए, खैर कोई बात नहीं। 1 गुने V1 कितना है यार, 1 है। P1 कितना है, 1 है। T1 कितना है, 303 है। P2 कितना है सर, 5 है। V2 कितना है, नहीं पता, निकालना है। T2 कितना है, 273। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है यार, ठीक है ना। मिस्टेक देखो कहाँ पे हो रहा है, कोई बताएं भी नहीं। देखना मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे P1 5 है ना, P2 1 है ना, ठीक है ना। P1 5 है, P2 1। अब बनो, P1 5 हो गया, V1 कितना है, 1 है। 2 क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T1 कितना है, 303 है। P2 कितना है, 1 है। V2 कितना है, ना पता सर, निकालना है। T2 कितना है, 273। तो यहाँ से लिख सकते हैं 273 गुने 5 बाई 303 इज इक्वल टू V2। तो V2 यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V2 यहाँ से आ गया 4.5। अब हमको वॉल्यूम भी पता चल गया, ठीक है ना। खैर एनटीपी पर लेके चल रहे हैं तो इसे ऐसे बना लो, NH3 का अमोनिया का अनुभार निकाल लो सबसे पहले, ठीक है ना। NH3 अमोनिया है, NH3 अमोनिया का अनुभार कितना हो गया, नाइट्रोजन का 14 हुआ और प्लस हाइड्रोजन का 3। एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, तो 3 एटम है, तो 3 14 3 17 ग्राम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये कितना हो गया, 17। यानी 22.4 लीटर NH3 का एनटीपी पर भार कितना होता है, 22.4 लीटर
NH3 का एंटी पीपर भार जो है वो 17 ग्राम है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एकक नियम लगा लेंगे, 1 लीटर के कितना हो जाएगा, 17/22 हो जाएगा, ठीक है, 22.4 लीटर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5 लीटर पे कितना होगा, तो 4.5 लीटर पे मेरे प्यारे बच्चों NH3 का जो वजन होगा वो 17/22.4 गुनी 4.5। जब इसे सोल्व कर लोगे आप लोग तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 3.42 ग्राम आएगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना घर पे खुद बैठकर, तब आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का वाष्प घनत्व इतना दिया हुआ है 35, एसटी पीपर 3.5 ग्राम गैस द्वारा अधिकृत आयतन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। एसटी पीपर, ठीक है ना। तो देखना सीखना, सबसे पहले 22.4 यहां से अनुभार निकाल लेंगे, अनुभार क्या होता है, 2 गुनी वाष्प घनत्व होता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अनुभार निकाल लेंगे, अनुभार क्या हो गया, 2 गुने 35 यानी 70 हो गया, 70 ग्राम, 70 हो गया, ठीक है, अनुभार, ठीक है। तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं यार, हाँ 70 ग्राम हो गया। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 70 ग्राम पर एनटीपी पर वो गैस का जो आयतन है, गैस का आयतन कितना है, 22.4 होता है, ये याद रखना है। 1 ग्राम पे कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्राम पे हो जाएगा 22.4/70। अब आपसे पूछा जा रहा है 3.5 ग्राम पे, 3.5 ग्राम पे, तो 22.4 70 गुने 3.5, इसे हटा के इसे 10 लिख दिया, 35 दूनी 70, 11 2 बाई 10 यानी 1.12 लीटर। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों का मिश्रण के अपेक्षित वेग उसके घनत्व के वर्गमूल, ये तो क्वेश्चन रिपीट है, ग्राम के द्वारा दिया गया था, क्लियर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 300 मिली है, दाब को स्थिर रखते हुए गैस का तापक्रम इतना बढ़ा दिया जाता है, तो अब गैस का आयतन में क्या बढ़ेगा, दाब को स्थिर, प्रेशर कांस्टेंट, चॉल्स लॉ BTCP पर जाओ, या फिर बोल सकते हो प्रियंका चोपड़ा से याद रख सकते हो बॉयल्स लॉ, सॉरी चॉल्स लॉ होगा ना, प्रेशर कांस्टेंट है। तो चॉल्स लॉ का सूत्र क्या था भाई, लगा देंगे, जब प्रेशर कांस्टेंट था मैं बोला था V1 बाई T1 इज इक्वल टू VT बाई T2। V1 कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, बट इसे केल्विन में लेंगे तो 300 केल्विन ये हो गया, ये हो जाएगा 400 केल्विन, कैसे 273 ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। V1 कितना हो गया सर 300, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों आयतन दे रखा है, हाँ 300, T1 कितना है 300, V2 कितना है 400, V2 निकालना है, T2 कितना है 400 केल्विन, 300 से 300 कैंसिल हो गया, से 300 कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो 400 आना चाहिए, खैर ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं, फिर से देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ना वो 400 ml आना चाहिए। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक, इसका राइट आंसर 400 ml आएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, 400 ml इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए किसी गैस के 27 डिग्री सेल्सियस पे थ्योरी से थोड़ा देख लें, रिलेट कर देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ सर जो बोल रहे हैं। सबसे पहले जो टेम्परेचर है वो किस में लेना है, केल्विन में लेना है। जो सूत्र में बोला था वो नीचे आकर देख लो, सूत्र भी देख लो सभी लोग,
V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, तो सेम तो वही कर रहे हैं यार, एक क्वेश्चन में ही गलत है। V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, 27 डिग्री सेल्सियस, इसी 27 प्लस 273 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 10, 7 2 9 1 10, तो 1 3 300 केल्विन, 300 बाई 300 करेंगे तो 1 आ जाएगा। V2 कितना है 127 यानी 400 केल्विन। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 400 ml इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा V2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं यार। ठीक है सभी लोग, कल का जो क्लासेज होगा उसमें अब हम लोग फिजिक्स देखेंगे और लगभग हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जैसे प्रीवियस टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी है, आपका होमवर्क है कि प्रीवियस टॉपिक को पढ़ें और इस चीज को जो आज क्वेश्चन करवाया गया 32 क्वेश्चन, उसे एक बार घर पे बैठकर बना लें और इसे नोट्स कॉपी में इस क्वेश्चन को मेंशन कर लें ताकि लास्ट में रिवीजन हो। और जो पेड वाले बच्चे जो पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने स्क्रीन की मदद से इस नंबर पे कॉल करके जितना जल्द हो सके पेड कोर्स को परचेज कर लें। ठीक है ना, ताकि पेड कोर्स परचेज करोगे तभी तो मजा आएगा यार। यहाँ पढ़ लिए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाओगे ही नहीं तो बनेगा कहाँ से, थ्योरी पढ़ोगे नहीं तो पढ़ेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसीलिए पेड कोर्स सभी लोग परचेज कर ले, लगभग 170 बच्चे ले चुके हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं तो ज्वाइन कर ले, मात्र 399 में फुल कोर्स लिया जा रहा है, एज आपको हेल्प किया जा रहा है, एक बुक का प्राइस लिया जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिनको लेना है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अलग चैप्टर के साथ। 2 बजे क्लास मैथ का, सभी लोग आइएगा।